गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माचरा, नेशनल कॉलेज सिरसा से। लास्ट क्लास में हमने बात की टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अब हम बात करेंगे सैम्पलिंग मेथड के कुछ बचे हुए पार्ट पे। तो जहाँ तक लास्ट क्लास में हमने बात की थी वो था हमारे सैम्पलिंग मेथड में एक प्रकार से रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में, या स्तरीय या वर्गीकृत सैम्पलिंग के बारे में। उसके बाद आता है नेक्स्ट पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड या उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड वो है कि इस सैम्पलिंग मेथड में किसी सैंपल का चुनाव करते समय यह प्रयास किया जाता है, यह कोशिश की जाती है कि जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सभी की विशेषताएं उस सैंपल में आ जाएं, उनके फीचर्स उस सैंपल में आ जाएं। और इसमें केवल एवरेज गुण वाले जो इकाइयाँ होती है, एवरेज जो इकाइयाँ होती है उनको कलेक्ट करना ताकि सटीक रिजल्ट प्राप्त हो सके। ना तो बहुत ज़्यादा एडवांस या हाई इकाइयों को सैंपल इकट्ठा किया जाता है, ना ही बहुत ज़्यादा लो इकाइयों का। औसत गुण वाली इकाइयों से सैंपल एकत्रित किया जाता है उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग में। इस सैंपलिंग में क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उन सभी इकाइयों के फीचर्स आ जाते हैं, विशेषताओं से परिचित होती है ये सैंपलिंग। दूसरा, एक अनुसंधानकर्ता अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार सैंपल को इकट्ठा करता है, चयन करता है, जिससे वो जो अनुसंधान का सैंपल होता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के छूटने की संभावना हो सकती है, या अनुसंधानकर्ता जानबूझ करके इकाइयों को छोड़ सकता है। इस प्रकार के सैंपल का चयन किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य को सामने रख करके, किसी न किसी विशेष मोटिव को सामने रख करके किया जाता है। उसके आधार पर इस प्रकार की सैंपलिंग की जाती है। ये जो प्रणाली है ये कम खर्चीली सैंपलिंग प्रणाली है। इसमें एक अनुसंधानकर्ता को ज़्यादा धन, ज़्यादा पैसा व्यय नहीं करना पड़ता। इस प्रकार की सैंपलिंग में एक अनुसंधानकर्ता ऐसे क्षेत्रों में लाभ उठाता है, या इस प्रकार की सैंपलिंग एक ऐसे क्षेत्रों में लाभदायक है जिस प्रकार के एरिया में इकाइयों की एक प्रकार की समरूपता हो, इकाइयाँ लगभग एक जैसी हो, एक समान हो। और यह जो तरीका है, यह जो प्रणाली है सैंपलिंग की, ये बहुत ही आसान और सरल है। एक प्रकार से इस प्रकार की सैंपलिंग में किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य और मोटिव को रख करके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। इस प्रकार की सैंपलिंग में कुछ साल के दोष भी पाए जाते हैं। एक, इस प्रकार का सैंपल जिन मान्यताओं के आधार पर इसका अनुमान लिया जाता है, जिन मान्यताओं के आधार पर सैंपल इकट्ठा किया जाता है, उनमें से या उस प्रकार की विशेषताएं सैंपल में बहुत कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। अनुसंधानकर्ता किसी भी इकाई को अपने सैंपल के रूप में चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका प्रभाव क्या होता है कि उसके अनुसंधान और रिसर्च में जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सटीक ना निकले, ये संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के सैंपल में एक अनुसंधानकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आरंभ में एक अनुसंधानकर्ता को पूर्ण ज्ञान हो। शुरू में किसी को भी पूर्ण ज्ञान होना संभव नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग में कुछ कमियां और कुछ दोष पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग का प्रयोग काफ़ी किया जाता है। उसके बाद है अक्षेत्रीय सैंपल
सैंपलिंग मेथड, एरिया सैंपलिंग मेथड। अक्षेत्रीय सैंपलिंग मेथड में क्या होता है कि एक अनुसंधानकर्ता एक बहुत बड़े अक्षेत्र में से किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का चुनाव करता है और उस विशेष और पर्टिकुलर क्षेत्र का चुनाव करके उस में से समस्त इकाइयों का अध्ययन करके अपनी सुविधा अनुसार वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है। यह प्रणाली जो है काफ़ी सही है, इसमें काफ़ी छोटी प्रणाली है, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता, निदर्शन भी कम समय में हो जाता है और अनुसंधानकर्ता के समय और टाइम की बचत होती है। नेक्स्ट है, ये करने के बाद अक्षेत्रीय सैंपलिंग के बाद सुविधाजनक सैंपलिंग मेथड। सुविधाजनक सैंपलिंग मेथड है, इसे अवसरवादी सैंपलिंग भी कहते हैं, अनियमित सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें एक अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुरूप सूचनादाताओं से का चुनाव करता है, अपनी पसंद के सूचनादाता लेता है और उनसे सैंपल कलेक्ट करता है। इसमें मुख्य रूप से धन, समय या अन्य कार्यकर्ताओं की योग्यताएं आदि आती है। इस प्रकार के सैंपल में अनुसंधानकर्ता तब प्रयोग करता है इस विधि का जब वो अपने अनुसंधान को नियंत्रित कर पाने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अपनी सुविधा अनुसार उन्हीं लोगों का सैंपल लेता है जिनसे वो कांटेक्ट करना उसके लिए आसान होता है और उसे मेहनत कम करनी पड़े। तो सुविधाजनक सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत। उसके बाद है नेक्स्ट, विस्तृत सैंपल मेथड, वाइड स्प्रेड सैंपलिंग मेथड। इस प्रकार की जो विधि है, इस प्रकार की जो तरीका है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर इकाइयों को इसमें चुना जाता है, बहुत अधिक इकाइयों को, विस्तृत इकाइयों को चुना जाता है और जिन इकाइयों को चुना जाता है, जिन इकाइयों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन इकाइयों के अलावा ऐसी इकाइयाँ जहाँ से डाटा कलेक्ट करने में परेशानी होती है, एक अनुसंधानकर्ता उन डाटा को छोड़ देता है या उन इकाइयों को छोड़ देता है। एक प्रकार से इस प्रकार की सैंपलिंग का प्रयोग बहुत बड़े आकार के क्षेत्र में, बहुत बड़े आकार के किसी समूह में अध्ययन करने के लिए किया जाता है, वहाँ पर ये लाभकारी हो सकती है। कोटा सैंपलिंग मेथड, इस प्रकार की विधि का प्रयोग मुख्य रूप से जनसंख्या से संबंधित इकाइयों के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार की विधि में प्रत्येक अक्षेत्र से, सतर नहीं, प्रत्येक अक्षेत्र से आवश्यक संख्या में इकाइयों का चुनाव अनुसंधानकर्ता अपने विवेक के आधार पर करता है। कोई नियमों को, कोई इन्हीं चीज़ों का वो फॉलो नहीं करता। और जो प्रतिनिधित्व सैंपल मेथड भी इसे कह दिया जाता है। एक प्रकार से इस प्रकार की सैंपलिंग में जनमत सर्वेक्षणों से संबंधित सैंपल जो किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, या जनमत सर्वेक्षणों से संबंधित सैंपल्स का जो प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के मेथड, इस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है मिश्रित सैंपल मेथड। मिश्रित सैंपल मेथड जो हमने पीछे बात की थी, शुरुआत में रैंडम सैंपलिंग या देव निदर्शन सैंपलिंग, और इस लेक्चर के शुरू में जो उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग पे हमने बात की थी, उन दोनों प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोनों ही तरीकों से, दोनों ही मेथड का प्रयोग करके सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और उन सैंपल के आधार पर जो व्यक्तिगत समूह होते हैं, उन व्यक्तिगत समूह से जिनसे समय अनुसंधान करता है, उद्देश्य प्रेरित होकर के अनुपातिक रूप से समस्त इकाइयों में से चुना जाता है। इस प्रकार के सैंपलिंग में दो प्रकार की सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है, मिश्रित सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड भी कह सकते हैं।
उसके बाद है आकस्मिक निदर्शन विधि। इस प्रकार के अनुसंधान में एक अनुसंधानकर्ता अपने तरीके से, अपने मन माने तरीके से सैंपल इकट्ठा करता है। इसमें कोई विशेष तरीका या कोई व्यवस्थित रूप से सैंपल इकट्ठे नहीं करता। किसी भी क्षेत्र के विषय में अनुसंधानकर्ता को जिस भी प्रकार की इकाई मिलती है, जिस भी प्रकार का अध्ययन करने में सक्षम होता है, उस प्रकार की इकाइयाँ इकट्ठा करता है। वहाँ से उन इकाइयों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन करने का प्रयास करता है और एक प्रकार से इस प्रकार की सैंपलिंग में जो है पूर्ण रूप से जो निश्चित इकाइयाँ होती है उनके बारे में तथ्य आदि प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत सारी इकाइयों को छोड़ देता है, अपनी सुविधा अनुसार जिनका वो अध्ययन कर सकता है उनको इसका अंग बना लेता है अपने सैंपल का। इस हिसाब से आकस्मिक सैंपलिंग मेथड कहते हैं, जिसमें का प्रयोग आमतौर पर बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट है बहुस्तरीय सैंपलिंग विधि। बहुस्तरीय सैंपलिंग विधि जो है, उस विधि को बहुत बड़े बड़े एरियाज में, बड़े बड़े क्षेत्र से सैंपल लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सैंपलिंग से एक प्रकार से डाटा कलेक्ट करने में अनुसंधानकर्ता को हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने जिस प्रकार के सैंपलिंग के तरीकों और मेथड के बारे में बात की, उनके आधार पर हम कह सकते हैं, या सैंपलिंग के अर्थ के बारे में बात की, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सैंपलिंग की विधि एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर समस्त में से, संपूर्ण में से कम ऐसी प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव किया जाता है जिन प्रतिनिधि इकाइयों के आधार पर सामाजिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सहयोग मिले और सामाजिक आंकड़ों को इकट्ठा करके समाज में आने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जा सके। उन विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात एक रिजल्ट पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान में इस प्रयोग हो सके। इस प्रकार से सैंपलिंग मेथड से एक प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता के धन की बचत होती है, उसके समय की बचत होती है। तो इस आधार पर जो हमने सैंपलिंग के बारे में अभी तक पढ़ा, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सैंपलिंग मेथड या सैंपलिंग विधि वो तरीका या वो मेथड है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता उस प्रकार से अपने डाटा या सैंपल को इकट्ठा करता है जिस आधार पर वो उन समस्त इकाइयों का अध्ययन कर सके जिन इकाइयों के बारे में वो स्टडी या अध्ययन करना चाहता है। इसलिए अपने सैंपल को इकट्ठा करने में वो ध्यान रखता है कि उसका सैंपल ना तो बहुत अधिक बड़ा हो जाए, ना ही बहुत अधिक छोटा हो जाए, और एक सही मात्रा में सैंपल जो इकट्ठा करता है उस, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से सैंपल इकट्ठा करे, वो सैंपल सही मात्रा में अगर होगा तो अनुसंधानकर्ता का जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, जिस आधार पर वो अपने रिजल्ट देता है या सामाजिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में होगा, सटीकता में होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे अगले विषय पे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर किसी को पसंद आए या समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।